गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने जो कवर कर लिया एडिटोरियल सेक्शन कवर कर लिया, जो हम पढ़ने वाले हैं मेन हिंदू न्यूज़पेपर कवर करने वाला है 23 जून का। जो फ्रंट पेपर पर न्यूज़ है वो गुपकर अलायंस के बारे में। ये गुपकर अलायंस कुछ नहीं है, ये एक तरह से जितने भी अपोजिशन पार्टी है कहाँ की, जम्मू कश्मीर के, सब एक साथ आके पीएम से मिले हैं कि जो कोई सॉल्यूशन है कोई जम्मू कश्मीर के लिए उसको सॉल्व करो, रिलेटेड टू जो पाकिस्तान से रिलेटेड है चीज़ें उनसे बात करो। अभी आप तालिबान से टॉक किया आपने, अभी आप जाके पाकिस्तान से बात करो रिगार्डिंग तालिबान, तो अब जम्मू कश्मीर की भी बात करना और कुछ नहीं। और डी लिमिटेशन जो कमीशन है जो बनाई गई है जम्मू कश्मीर के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने बेसिक हिंदू नोट से कि वो कमीशन होती क्या है। जस्ट वेट अ मिनट, मैंने वो फाइल डाउनलोड नहीं किया अभी तक। जो कमीशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों बनाई जाती है, क्यों नहीं बनाई जाती है, कि क्या होता है उस कमीशन को बनाने से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे जो आपकी डिलिमिटेशन कमीशन है उसके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर का वेरिफिकेशन हुआ है, मतलब अलग अलग हुआ है, लद्दाख से और जम्मू अलग हुआ है। तो कुछ लद्दाख की सीटें थी, कुछ जम्मू कश्मीर की सीटें थी। दोबारा से कॉन्स्टिट्यूंसी को, जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जहाँ से जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए लड़ता है, एमपी लड़ता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रीडिफाइन किया जाएगा। उसको कौन करता है? उसको करता है आपका डिलिमिटेशन कमीशन करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। अब ये है क्या? ये लिटरली मीन इसका क्या है कि टू एक्ट है, प्रोसेस है, फिक्स करना, मतलब कि फिक्स लिमिटेड, मतलब कि बाउंड्री कितनी रखनी है कॉन्स्टिट्यूंसी की, कितने उसके अंदर पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो ये रिप्रेजेंट जो करती है कॉन्स्टिट्यूंसी, कितनी बड़ी करनी है कितनी छोटी करनी है, उसके पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से बनाई जाती है। अब ये क्यों बनाई जाती है? कि प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहा है, इक्वल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन के साथ। ये नहीं कि यहाँ जो एमपी बन रहा है 50 के ऊपर एक एमएलए एमपी बन रहा है, यहाँ पे कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे 100 आदमी है, तो एक से इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहा है, यानी कि दोनों के अंदर 50-50 रहा, इसलिए बनाई जाती है। ये फेयर डिवीज़न करती है जोग्राफिकल एरिया के बारे में कि वन पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट हैव एडवांटेज, कोई एडवांटेज ना ले इलेक्शन में। वो कैसे? हमें पता है कि ये जो 50 यहाँ पे जो 50 के आदमियों की ये है, ये बीजेपी की कैंडिडेट है। तो बीजेपी कहेगी छोटी छोटी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बना देगी कि तारीख उससे क्या होगी, जो बीजेपी की जो एमपीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाए, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा हो जाए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए एक फेयर प्ले गेम रहे, उसके लिए बनाई जाती है। ये प्रिंसिपल फॉलो करती है वन वोट वन वैल्यू वाला। अभी डिमिलिटेशन कमीशन को मतलब कैरिड आउट कैसे किया जाता है, कहाँ पे मेंशन है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 82 ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्ट, पार्लियामेंट की पावर होती है कि उसको डिलिमिटेशन एक्ट लेके आना है आफ्टर एवरी सेंसस। आफ्टर एवरी सेंसस, जैसे 2001 में सेंसस आया, 2011 में सेंसस आया, उससे पहले फिर जितने भी सेंसस आते रहते हैं उसके हिसाब से हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट को बनानी पड़ती है आपका डिलिमिटेशन कमीशन को। ये पार्लियामेंट की हो गई। आर्टिकल 170, स्टेट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। स्टेट भी कभी कभी इसको ऑर्गेनाइज करता है। वॉज द एक्ट इज इन्फोर्स, द यूनियन गवर्नमेंट सेटअप द डिलिमिटेशन कमीशन। तो जब सी एक्ट इन्फोर्स होता है तो मतलब पावर किसके पास होती है? यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है को सेटअप करना। कि फर्स्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन थी वो कैरिड आउट हुई थी, ठीक है ना, आउट बाय द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन इन 1951, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन जनरल इलेक्शन थे, पार्लियामेंट तो बनी नहीं थी, तो प्रेसिडेंट ने कैरिड आउट की थी फर्स्ट वाली। किसके साथ मिलके? विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके 1950 और 51 में। जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है इनेक्ट किया गया था 1952 में, क्योंकि ये पार्लियामेंट बन गई, मेंबर आ गए, तो उस एक्ट को क्या किया गया था? इनेक्ट किया गया था। जो डिलिमिटेशन कमीशन हैज़ बीन सेटअप इज 4 टाइम, हैज़ बीन सेटअप 4 बार बनी है अब तक। 1952 में देखो, पहले सेंसस 1951 में हुए। पहले जो था पहले सेंसस के हिसाब से नहीं बनी थी, 50 और 51 में बनी थी तो वैसे ही बना दी थी। फिर सेंसस कराया गया 52 में, 51 में, तो फिर 52 में बनाएगी, उसके हर सेंसस के बाद बनेगी ना। फिर 61 में सेंसस हुआ, फिर 62 में बनाई गई, फिर 71 में सेंसस हुआ, उसके बाद बनाई गई। सॉरी हाँ, फिर सेंसेक्स हुआ आपका 2001 में, हो उसके बाद बनाएगी। आप पूछोगे 2011 में क्यों नहीं बनाएगी, उसके आगे बताऊंगा कि 4 बार बन चुकी, आपको ऐसे याद रखना है। दिस नो डिलिमिटेशन कमीशन 1981 और 1991 में कोई सेंसेक्स नहीं हुआ था, ठीक है ना, मतलब सेंसेक्स हुआ था पर कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाई गई थी। आप ऐसे याद रखना, 991 में, 1981 में।
अब दोबारा जो अब डीलिमिटेशन कमीशन क्या क्या होता है कि अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वर्क विद द कोलोब्रेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करती है। मतलब जैसे मेंबर इलेक्शन कमीशन के होते हैं आपको, कंपोजिशन कौन कौन होता है, रिटायर्ड जज होगा कोई सुप्रीम कोर्ट का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन CEC होता है, इलेक्शन कमिश्नर नहीं चीफ होता है। और जिस स्टेट में बनेगी, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए बन रही है, तो उस स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसके अंदर होगा। फंक्शन क्या करना है, वही बाउंड्री बतानी है, कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी पॉपुलेशन के वाइज से, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल मतलब रिप्रेजेंटेशन रहनी चाहिए वहाँ की। अब ये और भी क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है सीट, जो रिजर्व कैटेगरी की सीट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वेदर देयर पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली है। मतलब जैसे यहाँ पे ज़्यादा शेड्यूल एरिया है या शेड्यूल कास्ट एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया, तो उसके हिसाब से वहाँ की सीटें रिजर्व होती हैं, तो उसके हिसाब से चेक करते हैं। इन द केस ऑफ कोई डिफरेंट ओपिनियन होता है अमंग द मेंबर, जिसके मेंबर उनके बीच में कोई डिफरेंट ओपिनियन होता है, फिर वोटिंग होती है। जैसे इसमें 3 मेंबर मैंने बताया आपको कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस और CEC और उस स्टेट का, अगर इनके बीच में कोई अलग अलग बातें होंगी तो जिसके मेजॉरिटी वोट हो जाएंगे वही बात मानी जाएगी। अब डीलिमिटेशन कमीशन जो है इन इंडिया इज हाई पावर बॉडी है, हुज ऑर्डर हैज़ बीन फोर्स ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज क्वेश्चन एनी कोर्ट। इसका जो आप जो ये सुना देगी ना कि इसने डिवाइड कर देगी, ये एरिया इतने एरिया की पॉपुलेशन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगी, तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी कोर्ट के सामने। तो ये भी आपको याद रखना, हाई पावर होती है। करंट पोजीशन क्या है, इन 2009 जनरल इलेक्शन 499 आउट ऑफ 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वर न्यूली डिलिमिटेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो इलेक्शन हुए थे 2009 में इलेक्शन हुए थे ना, तो उसके टाइम में कुछ डिफाइन किया होगा, तो उसमें से 543 जो टोटल आपके पास कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें 499 जो कॉन्स्टिट्यूंसी उनको डिलिमिट किया गया था, उनका एरिया बढ़ाया गया था, घटाया गया था। दिस अफेक्ट द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी जो है आपकी, ऑल स्टेट एग्जम्प्ट, इन स्टेट में नहीं हुई थी, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड, वरना सब में थोड़ा थोड़ा बाउंड्री चेंज की गई थी। ऐसा आपको याद रखना है 2009 के जनरल इलेक्शन में। अब प्रॉब्लम विद डीलिमिटेशन, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, स्टेट दैट टेक ए लिटिल इंटरेस्ट इन द पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर आप खुद देखो कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं, तो स्टेट क्या सोचते हैं कि पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतनी सीट हमारी ज़्यादा आएंगी, तो विद एंड अप विद अ ग्रेट नंबर ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट। ज़्यादा सीट होंगी तो पॉपुलेशन सोचती नहीं है। अब साउदर्न स्टेट फोकस कर रही है अपनी पॉपुलेशन को कम करने, पॉपुलेशन प्लानिंग को, फैमिली प्लानिंग को कम कर रही है, तो उनकी सीट कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो एक प्रॉब्लम ये खड़ी होती है, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सीट बढ़ाई जाएंगी तो आप खुद सोचो ना कंडीशन क्या होगी, कि जो ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, ज़्यादा सीट होती हैं तो ज़्यादा वर्चस्व रहता है इनका पार्लियामेंट के अंदर, तो एक ये प्रॉब्लम आती है। इन 2008 में एक चीज़ की गई थी कि डीलिमिटेशन कमीशन हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिक्स 2011, कि ठीक है 2011 के सेंसिक्स के हिसाब से हमने कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड कर दी, पर सीट इंक्रीज़ नहीं करी इन्होंने, ना असेंबली में करी, MLA वाली जो होती है आपकी, जिसमें स्टेट असेंबली होती है, ना ही इन्होंने पार्लियामेंट में करी। जो इनकी सीट है वो डिसाइडेड है 1971 सेंसस के हिसाब से, उसमें कोई चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, अगर ये चेंज करेंगे तो यूपी की, बिहार की, ये नॉर्थ एरिया की ज़्यादा सीट हो जाएंगी, साउथ स्टेट की कम सीट हो जाएंगी पार्लियामेंट के अंदर। अब जिसकी ज़्यादा सीट होंगी पार्लियामेंट में तो उसकी बात सुनी जाएगी, तो उसके हिसाब से इन्होंने सेंसस की जो सीटें रखी हैं वो 1971 के हिसाब से रखी हैं, पर जो डिवीज़न हुआ है कॉन्स्टिट्यूंसी का 2001 सेंसस के हिसाब से चल रहा है। फिर उसके बाद बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो कैप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने कैप कर दिया कि लोकसभा राज्यसभा की सीटें मैक्सिमम 50 या 250 रहेंगी, ऐसे कैप कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने भी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएंगी रेस्पेक्ट। अगर आपको इंक्रीज़ करनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा बढ़ाने के लिए, ऐसा बोला गया है, पता है। फिर स्टेप टू बी टेकन, अभी क्या चीज़ हुई थी, मतलब कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी एक्सरसाइज की गई थी टू बी स्टार्ट शॉर्ट आउट द इशू, ठीक है, बिफोर 2006 से कुछ इशू शॉर्ट आउट करने थे, ठीक है ना, तो वो एक स्टेप टेकन किया। जो वेटेज है फाइनेंशियल कमीशन का, जो पॉपुलेशन कैन बी रिड्यूस, वो भी कम कर दिया है। पहले क्या था, रिड्यूस टू 10, ठीक है, इवन 5%, तो कुछ देखा गया। मैंने आपको फाइनेंशियल कमीशन कल पढ़ाया था किस बेसिस पे वो पैसा भेजती है स्टेट के पास, उसमें कोई इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट भी था, पॉपुलेशन भी था, इनकम भी था, और उसके बाद तो टैक्स भी ऐड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें। कल की वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था एडिटोरियल में, एक बार जाके देख लेना। फिर वे फॉरवर्ड में यही बात की गई, अभी लोकसभा ने एक अमेंडमेंट लेके आई है, उसने क्या किया, सीट को लोकसभा की सीज कर दिया है कि 2011 के सेंसस के बाद अब जो सेंसस आएगा फ्यूचर वाला, 2026 के बाद जो सेंसस आएगा
उसके बाद सीटों को देखा जाएगा बढ़ानी है घटानी है। तो 2031 में सेंसस आएगा, उसके बाद ही देखा जाएगा। तो ये आप देख लो 2026 तक इन्होंने फ्रीज कर दिया है। तो दिस वॉज जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वुड अचीव थ्रू आउट द कंट्री बाय 2026। मतलब कि 2026 तक हम कंट्रोल कर लेंगे, कुछ करेंगे, क्या पता और भी एक्सटेंड कर दिया जाए। तो अभी सीटों को फ्रीज किया गया, बढ़ाया नहीं गया। ये सब डीलिमिटेशन कमीशन पे कुछ पॉइंट है, याद रखना है। प्रेसिडेंट इसको बनाता है, किसे आर्टिकल 82 के अंदर आती है, स्टेट में आती है तो स्टेट में किसके अंदर आती है कि 170 के अंदर आती है, कौन कौन इसके कंपोजिशन होती हैं, जितनी पावर होती है इसे बनाने की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है इसे। तो ये सब आपको याद रखना है। तो ये तो आपका डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। हम आते हैं हिंदू पर। तो यही अब जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाया थोड़ा बहुत इन्होंने कि ऐसे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ये वो। अब सीटें कम हो जाएंगी ना इनकी, क्यों कम हो जाएंगी, लद्दाख में चला गया आधा वो, और कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवीज़न कर सकते हैं। दूसरी न्यूज़ आती है आपका मानस नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, गुवाहाटी आसाम के अंदर है। वहाँ पे आपका ये देख रहे हैं आप, पेगामी हॉक देख रहे हैं। सबसे मतलब कि इसे क्या बोला जाता है, सबसे छोटा मतलब पिग बोला जाता है। वर्ल्ड रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है, ये याद रखना। तो इसको मतलब कि 12 कैप्टिव ब्रीडिंग, मतलब कि 12 एक तरह से नर और फीमेल और मेल को वहाँ पे छोड़ा गया है कि कैप्टिव ब्रीडिंग की गई कि क्या कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ सके। जो इसका IUCN स्टेटस है, IUCN इसका जो स्टेटस है वो क्रिटिकल इंडेंजर इसमें आता है, क्रिटिकल इंडेंजर में। तो क्रिटिकल इंडेंजर है, बहुत कम है, तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड का रेयरेस्ट और स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग में आता है ये, तो वहाँ पे जो आपका पेगामी हॉक है, कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चलाया गया इसके लिए। किसने चलाया, वाइल्ड लाइफ ने मिलकर चलाया विद द कोलैबोरेशन विद द आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके। और आसाम में डिफरेंट जगह पे इसको क्या किया गया है, इसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे आपका ओरेंग नेशनल पार्क है, आपका बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमेंट में बताना है कहाँ पे हैं आपके। और सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे आपको कमेंट में बताना है। सोनाई रूपाई और आपका ओरेंग और आपका बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर कंजर्वेशन जो पेगामी हॉक के लिए इनिशिएटेड किया गया था, मतलब कि ये नेचुरलिस्ट जो है आपका गिलेन डर्ल जो है, इन्होंने इनके लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम इनके लिए उन्होंने चलाया था। तो आपको याद रखना है, रेयरेस्ट है, IUCN क्रिटिकल इंडेंजर है, वर्ल्ड का रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पिग है। तो इसको कैप्टिव ब्रीडिंग से इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कि बढ़ाया जाएगा इसकी पॉपुलेशन। एडिटोरियल हम कवर कर चुके हैं डिफरेंट वीडियो में, आपको देखना है देख लेना। 3 एडिटोरियल हैं जो अच्छे हैं, जिसमें 2-3 बॉडी भी पढ़ाई हैं। अफगान वायलेंस हैज़ राइजेस, जैसे जैसे डेट करीब आ रही है, सितंबर करीब आ रहा है, क्योंकि विड्रॉल करना है नाटो और US फोर्स को विड्रॉल करना है। कहाँ से विड्रॉल करना है, अफगानिस्तान में जो 20 साल 2 डिकेड से वहाँ पे है, विड्रॉल करने के लिए बोल दिया है। तो ऐसे उनकी डेट करीब आ रही है। जो इंसर्जेंसी है, मतलब कि वायलेंस है, वो राइज हो रहा है किसका, तालिबान का। तो एक खतरे घंटी इंडिया के ऊपर आती है। इंडिया के ऊपर क्यों आती है, क्योंकि इंडिया वहाँ पे बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्ट कर चुका है ऑलरेडी। और एक तरह से फील्ड प्रोवाइड हो रहा है कि जो आपके टेररिस्ट, तालिबान टेररिस्ट है, वहाँ पे जैश-ए-मोहम्मद भी टेररिस्ट भी रहते हैं। तो एक तरह से आपको ग्राउंड मिल रहा है। किनको ग्राउंड मिल रहा है, टेररिस्ट को ग्राउंड मिल रहा है। मे बी वो एंटी इंडियंस जो वहाँ पे चीज़ें हैं वो स्टार्ट कर पाएँ। और हम क्या चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान है वो एक तरह से हमारे लिए लेवल, मतलब एक तरह ग्राउंड है जो सेंट्रल एशिया की तरफ जाने का रास्ता प्रदान करता है, क्योंकि हमारा वहाँ बेस बन सकता है, क्योंकि हमारे बहुत फ्रेंडली रिलेशन है। उस चीज़ के लिए खतरा है, और इवन वर्ल्ड के लिए खतरा है। अगर सेंट्रल एशिया में कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो डिस्टर्बेंस इंडिया के लिए दिखेगा, क्योंकि जो हमारे एनर्जी सेक्टर का जो हमारा इंपोर्ट है मोस्टली इसी एरिया से इंडिया में आता है। फिर टचिंग बाउंड्री क्या है, अफगानिस्तान की बहुत पास में आता है छाबार पोर्ट, वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है छाबार पोर्ट। तो 3-4 रीज़न ये हैं हमारे लिए बहुत थ्रेट की कंडीशन है। फिर आता है UAPA मैं कई बार बता चुका हूँ, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है, इसके बारे में आज रिपीट नहीं करेंगे, कभी और पढ़ेंगे। फिर TRP के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। TRP क्या होता है, ये मतलब कि रेटिंग के लिए होता है, कि चैनल की रेटिंग जो आप देखते हो, अगर आप 4 मिनट से ज़्यादा कोई चैनल देखते हो या 1 मिनट से ज़्यादा ऐसे आता है तो TRP में आप काउंट होने लगे हो कि बार उस चैनल को देखा जा रहा है। फिर BR बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। इसमें जो रोहतांग टनल इन्होंने डेवलप किया, अटल टनल भी बोला जाता है, उसके बारे में बताऊँगा, पासेस बताऊँगा। फिर वर्ल्ड फर्स्ट जो GM रबर की सैपलिंग की गई है प्लांट की, आसाम में की गई। वर्ल्ड फर्स्ट GM रबर, एक रबर प्लांट आता है, ये नहीं कि रबड़ लगा दी, रबड़ प्लांट होता है, जैसे मनी प्लांट होता है और भी प्लांट होता है, रबड़ प्लांट होता है, उसको बोया गया। और वो कैसा प्लांट है, वो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है।
इसके लिए मैंने आपको पढ़ाई थी एक वीडियो जिसमें बीटी कॉटन मैंने बताया था, जेनेटिकली ओनली ऐसी क्रॉप है जिसको लीगल परमिशन है बोने के लिए, ओनली इंडिया में। तो बीटी कॉटन आपको याद रखना, उसके बाद किसी क्रॉप को परमिशन नहीं है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, क्योंकि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाई अपने क्रॉप को किया, इसे कंज्यूम अगर कोई इंडियन करेगा कुछ, या कोई एनिमल इसको खाएगा, तो उसमें एक लॉन्ग टर्म में आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब अच्छी बात क्या है, जो बीमारियाँ लगती हैं, ठीक है ना, जैसे पिंक स्वैंग करके कोई मतलब कि इंसेक्टिसाइड है, जो बीमारियां लगती हैं उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम जो इंसेक्टिसाइड जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको किल करने के लिए उस बीमारी को, तो जो ऑलरेडी रेजिस्टेंट प्लांट है जिसमें बीमारी नहीं लगेगी, तो हम उस चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, और प्रोडक्शन भी इसका अच्छा हो जाता है। जेनेटिक मॉडिफाई करो, क्योंकि जेनेटिक में मॉडिफाई किया गया तो प्रोडक्शन भी उसका इंक्रीज हो जाता है। अब जेनेटिक मॉडिफाई अप्राइजल कमेटी होती है, ये आपको कमेंट में बताना है किसके अंडर में होती है। जेनेटिकली मॉडिफाई अप्राइजल कमेटी जो परमिशन देती है, और इंडिया में बीटी कॉटन को ही परमिशन प्राप्त है, आपको बस याद रखना है। तो उसका रबड़ प्लांट लगाया गया, चेक किया जाएगा कि कैसे चीज़ों को किया जा रहा है। डेवलप किसने किया है, ये केरला बेस्ड रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ऑफ इंडिया का, RRII, इसने डेवलप किया है। अब इसके अंदर है क्या, जो इसमें मैग्नीज, इसको बोला गया MN सॉड करके जीन को मतलब कि एक तरह से एडिशनल कॉपी किया गया है। किस चीज़ का, MN सॉल्ट का। मैंने बोला जीन के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो MN सॉल्ट का इन्होंने छेड़छाड़ करके कॉपी करके डेवलप किया है। मैग्नीज आपका कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड आपका डिस्म्यूटेस करके इसका नाम है, मतलब फुल फॉर्म ये है, आपको याद रखना है। MN सॉल्ट मैग्नीज आपका कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस, इसको बताया गया है। तो आपको याद है वर्ल्ड का फर्स्ट कहाँ हुआ है, असम के अंदर रबड़ प्लांट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हाउस पैनल क्या करेगा, स्टडी करेगा माल न्यूट्रिशन की। जो हाउस पैनल है आपका, आंगनवाड़ी ने कैसा काम किया बच्चों के लिए, वो सब चीज़ की जांच करेंगे। हाउ आंगनवाड़ी सर्विस विद डिलीवर इन द ग्राउंड है, कैसे आपके स्टंटिंग और वेस्टिंग के लिए आपने काम किया है, ठीक है ना। अब आपको इसके लिए बता दूं, पोषण अभियान का काम क्या था, अनीमिया, स्टंटिंग और वेस्टिंग और माल न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों को कम करना था। 2000 हर साल 2% जो एनीमिया है उसको 3% हर साल पर ईयर, और जो ये सारी चीज़ें इनको 2% हर ईयर कम करना था। स्टंटिंग क्या होती है कि आपकी लंबाई के हिसाब से आपका वेट कम है, मतलब कि आपकी लंबाई के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से आपकी लंबाई कम है। और वेस्टिंग क्या होता है, आपकी लंबाई के हिसाब से आपका वेट कम है। तो इसको बोला जाता है स्टंटिंग और वेट। स्टंटिंग मतलब क्या हो गया, आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हाइट कम है, और वेस्टिंग में क्या होता है, आपकी लंबाई के हिसाब से आपका वेट कम है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, स्टंटिंग और वेस्टिंग इसको बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन आपको पता ही है, और एनीमिया तो आपको पता ही है। एनीमिया 3% से, और जो तीनों हैं 2% से हर साल आपको कम करने थे, ऐसा बोला गया था, क्योंकि हम टारगेट हम फुलफिल करने SDG गोल के, ठीक है ना। जो हेल्थ आता है वो हेल्थ आता है आपका, देखो पॉवर्टी तो ये सब माल न्यूट्रिशन तो ये फर्स्ट में भी आ जाएगा, ठीक है ना, हंगर में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा SDG गोल, 3 में आता है आपका हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें। तो SDG गोल फुलफिल हमें करना था, तो ये सारा इसके अंदर आता है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो रिलेटेड आती है कि UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने कंसर्न जताया आपका जिंगजियांग जो रीजन है, क्योंकि जिंगजियांग रीजन में जो मुस्लिम रहता है उनकी कम्युनिटी का नाम है उइगुर मुस्लिम। इनको मतलब इनके साथ बहुत सारा मतलब कि ह्यूमन राइट वायलेशन किया जा रहा है, इवन रेप इनके साथ किया जा रहा है, इवन इनको सेक्सुअली वायलेंस मतलब कि सेक्सुअली अब्यूज़ इनके साथ किया जा रहा है। तो ये मुस्लिम है, चाइनीज़ मुस्लिम बोल सकते हैं, उइगुर आपको याद रखना है। ये कहाँ पे रहते हैं, ये रहते हैं आपका जिंगजियांग प्रोविंसेस के आसपास रहते हैं। एक कंसर्न ये है चाइना के साथ। दूसरा क्या कंसर्न है जो UNHRC ने बोला, दूसरा आता है हांगकांग के साथ जो आप चीज़ कर रहे हो, दूसरा इशू ने ये बोला, और तीसरा बोला तिब्बत के साथ जो आपने खेल खेला है। ये सारे तीनों ह्यूमन राइट वायलेशन है जो चाइना के ऊपर ह्यूमन राइट में UN की जो HRC है उसमें रखे गए हैं। तो मैं आपको UNHRC के बारे में पढ़ाऊँगा, आगे चलते हैं। फिर आता है वाई चाइना टारगेटिंग क्रिप्टो करेंसी। पहले चाइना ने बोला हम क्रिप्टो करेंसी लाएंगे, अब चाइना बोल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को हमें क्या करना है, कम करना है, रोकना है, ठीक है ना। जो ऑफिशियली जो डिजिटल करेंसी है इंट्रोड्यूस की थी चाइना ने, उसको कम करने की बात कर रहे हैं। पहले बढ़ाया क्यों, बढ़ाया इसलिए क्योंकि जो अभी इसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए माइनिंग की जाती है। माइनिंग ये नहीं गड्ढा खोदा जाता है जैसे सोना निकाल रहे, ऐसी माइनिंग नहीं होती। बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर को बहुत मतलब लेवल पे आप जाओगे, बाइट्स में अंदर तक जाना पड़ता है और वहाँ से चीज़ों को निकालना पड़ता है। तो ऐसा लगाता है जितनी एनर्जी एक बिटकॉइन बनाने को लगती है, जैसे 100 यूनिट बिजली लगी, ठीक है ना, तो उसी को पैसा बता दिया जाता है, ये कीमत है बिटकॉइन की, उसके हिसाब से तय की जाती है। तो आप नॉर्मली कर नहीं सकते। अब 10 कंप्यूटर जोड़ के आपने एक बिटकॉइन निकाला,
ठीक है ना। अब आपको 10 कंप्यूटर लाने पड़ेंगे, ठीक है, उसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बिटकॉइन की नहीं है। तो एक तरह से ऐसा कैलकुलेट किया जाता है कि आप उसकी कर भी नहीं सकते, करनी है तो बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, तब आप बिटकॉइन निकालोगे। तो वही है बिटकॉइन की, वही है। तो उसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी यूज़ होती है, कुछ भी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो या कंप्यूटर बनाने में जो चीज़ें होती है तो कार्बन का इमिशन होता है, तो इससे कहीं ना कहीं कार्बन पे इफेक्ट पड़ता है आपको बिटकॉइन की जो है, तो उसमें इन्वायरमेंट के इफेक्ट भी पड़ता है। तो ये है कि जो चीप इलेक्ट्रिसिटी रेट है कहाँ पे, चाइना में। तो एक लिक्विडेटिव मतलब क्या कि आकर्षित करते हैं अपनी साइड किस चीज़ों पे काम किया जाए। पर चाइना को प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गई है। प्रॉब्लम क्या आना स्टार्ट हो गई है, जो कंसर्न्स है ना, जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको कोई आप सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। क्योंकि एक तो ये जो चलती है डिसेंट्रलाइज, मतलब कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन पे चलती है ना, इसे आप देख सकते हैं ऑनलाइन, मैंने ट्रांसफ़र किसी और कर दी, गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगा। तो इन सब चीज़ों का आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चाइना ने देखा कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो चाइना इसको कर्व करने की अब बात कर रहा है। इसको भी मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट जो दूसरा इंटरनेशनल टी डे कल मनाया गया था, ठीक है, तो हमारे कुछ ऑक्शन में रखी गई थी चीज़ें टी सेल करने के, तो 97 इसके स्टॉक थे वो बिक गए। अब आपको बताना है सबसे ज़्यादा टी इंडिया में कहाँ पे होती है, और होती है तो कौन सी क्वालिटी की बेस्ट टी है पूरे वर्ल्ड में जो, ठीक है, वो कौन सी क्वालिटी की बेस्ट टी है, और सबसे ज़्यादा टी जो प्रोडक्शन जो है स्टेट है वो इंडिया में कौन सी है, आपको कमेंट में जाके बताना है। और कोई न्यूज़ नहीं है रिलेटेड टू यूपीएससी, हम आते हैं अपने बेसिक नोट्स पर। जो पहली जो न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो इसका नाम है, एक वर्चुअल करेंसी है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो वर्चुअली देख सकते हो। वर्चुअली हाँ, मेरे मोबाइल में वॉलेट में 20 रुपये है, एक बिटकॉइन है। एक सिक्योर क्रिप्टोग्राफी है, डिज़ाइन की है टू वर्क एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या, आपको कुछ चाहिए तो क्रिप्टो करेंसी रूप में आप दे सकते हो किसी को। वेयर इंडिविजुअली ऑनरशिप रिकॉर्ड होता है इसका, बस आर स्टोर इन द कंप्यूटराइज डाटाबेस, यानी कंप्यूटराइज में स्टोर होगा, ऐसा कोई नहीं होगा, फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। जो क्रिप्टो करेंसी है इसको मतलब कि क्या किया गया है, डिजिटाइज किया गया, एक डिजिटाइज एसेट है, यानी कि डिजिटल एसेट है, स्प्रेड थ्रू द मल्टीपल कंप्यूटर शेयर नेटवर्क, की एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर को ऐसे आप शेयर कर सकते हैं। इसको डिसेंट्रलाइज का नेचर है, यानी कि इसे सेंट्रलाइज, कोई भी सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, चीज़ों को एक जगह कंट्रोल कर लेना। जैसे आरबीआई पूरे बैंक को कंट्रोल में रखता है, तो सेंट्रलाइज कौन है सारे बैंकों का, आरबीआई। पर इस करेंसी को आप सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, तभी इंडिया ने इसे लागू नहीं किया। इसे आप सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं। क्या पता मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्ट हो जाए, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद फाइनेंस, आपको टेररिज्म फाइनेंसिंग हो जाए। अभी रिसेंटली क्या देखा जाता है, आपके कंप्यूटर में मतलब वायरस आता है, जो वायरस भेजता है वो आपकी सब चीज़ हैक कर लेता है, फिर आपसे बोलता है कि पैसा भेजो बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो करेंसी में, तभी आपको दूंगा। अब आप पैसा भेज दो, डिजिटलाइज फॉर्म में पैसा गया, अकाउंट में जाता नहीं है, कंप्यूटराइज फॉर्म में डिजिटल चला जाता है, ठीक है ना, तो उसका गलत उपयोग भी किया जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ ड्राइव फ्रॉम द इनक्रिप्टेड टेक्निक, ये इटसेल्फ ही इनक्रिप्टेड टेक्निक है, यानी कि बोलते हैं ना एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन आपके पास, तो एक तरह से ये खुद ही अपने आप में इंस्क्रिप्शन टेक्निक है। इसको आप सिक्योर नेटवर्क से जाती है, और इसको आप ट्रैक भी नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते। अब कुछ कैटेगरी हैं, अगर ये कैटेगरी आप फॉलो करते हो तो आपको किस में काउंट किया जाएगा कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर आते हैं। कि एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी, आपको कंट्रोल ही नहीं कर सकती कोई सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी, तो क्रिप्टो करेंसी का। द सिस्टम मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूनिट, ठीक है ना, हु ऑन देयर, कि सिस्टम रिकॉर्ड करता है कि आपके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी, सिस्टम रिकॉर्ड कर पाए। तो एक ये वाली कैटेगरी, एक ये वाली। द सिस्टम डिसाइड वेदर द न्यू सूट कैन बी क्रिएटेड इन द केस इस डज डिसाइड द ओरिजिन एंड द ऑनरशिप टर्म, मतलब कि वही है कि क्रिएट कर सकते हैं ये उसे। ऑनरशिप ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूनिट कैन बी प्रूव एक्सक्लूसिव क्रिप्टोग्राफिकली, जो इनकी जो होता है प्रूफ होता है वो क्रिप्टोग्राफिकली फॉर्म में होता है कि आपके पास है। द सिस्टम अलाउ द ट्रांजेक्शन टू बी परफॉर्म इन विच ऑनरशिप ऑफ द क्रिप्टोग्राफी यूनिट चेंज, जैसे आपको चेंज वेंज करना है। क्रिप्टोग्राफी देखो तीन चीज़ होनी चाहिए, एक तो सेंट्रलाइज हिसाब नहीं कर सकते, एक तरह से जिसके पास होगी उसके पास इन्हें क्रिप्टोग्राफी फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपको इधर उधर बेचना बाचना है तो क्रिप्टोग्राफी फॉर्म को ही, यूनिट्स को ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी कुछ फॉर्म है, आपको याद रखना है। अब कुछ बिटकॉइन जो 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद बहुत सारी करेंसी को बनाया गया माइनिंग करके, जैसे आपके लाइट कॉइन हो गया, पियर कॉइन हो गया, आपका नामी कॉइन, नेम कॉइन हो गया, इथेरियम हो गया आपका, और कार्डाना हो गया, ये कुछ बनाए गए थे। अब क्रिप्टो करेंसी के कुछ एडवांटेज हैं, मैं आपको बता देता हूँ, एडवांटेज।
वो मैं आपको एडवांटेज बता देता हूँ क्या एडवांटेज है। एक तो मतलब फंड ट्रांसफ़र बिटवीन टू पार्टीज़। अभी आप क्या करते हो, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो या एटीएम कार्ड का, डेबिट कार्ड का यूज़ करते हो, तो बीच में कौन होता है, एटीएम। यानी एटीएम कौन देखता है, वो देखता है नेशनल NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपने पैसा उसमें डाला एटीएम के अंदर आपने एटीएम कार्ड डाला, फिर वो क्या करता है, आपके बैलेंस NPSC का मैसेज जाता है, मतलब जाता है, वो आपके बैलेंस अकाउंट को चेक करता है कि हाँ इनके अकाउंट में पैसा है। फिर वो दोबारा वापस भेजता है कि ठीक है ना, कि ठीक है पैसा निकाल सकते हैं, पैसा बाहर आप निकाल रहे हो, ठीक है ना, या किसी को सेंड करो अगर बाहर निकाल रहे हो तो पहले आपने इसमें डाला, एक ही हो गया, एक आप हो गए और एक ये हो गया एटीएम, और तीसरा बीच में कौन होता है, NPCI, ये चेक करता है। अगर किसी को पैसा भेजोगे तो पहले यहाँ पे आप बिलों के ट्रांसफ़र की कमांड दोगे, NPCI की मैसेज जाएगा, ठीक है अकाउंट में पैसा है, किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, थर्ड आदमी के, तो इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो NPCI एक तो मिडिल बॉडी है जो इस सब चीज़ को चेक करती है, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि जो मिडिल बॉडी है ना, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि जो मिडिल बॉडी है ना, एक तरफ से ये ख़त्म हो जाती है, मिडिल बॉडी को फिनिश कर दिया जाता है। ये भी कभी अटक जाता है यार, ये एक मिनट रुकिए बस। ये अपना हिंदू चैनल, आप इसे चाहते हो ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें क्रिप्टो करेंसी को आप क्या नहीं कर सकते, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप कंट्रोल चीज़ों को करते हैं, पर क्रिप्टो करेंसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है ना, वो टू वे ट्रांजैक्शन होता है, जिसने भेजा और जिसके पास गया। कोई इसमें मिडिल अथॉरिटी नहीं होती है जो चीज़ों को चेक करेगी किसने किसको भेजी, कैसे भेजी। इसमें कोई मिडिल मैन इसमें वर्क नहीं कर सकता। तो मैंने आपको क्या बताया, एडवांटेज क्या है कि इसमें क्या टू पार्टी सिस्टम होता है ट्रांसफ़र का, विदाउट एनी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन थी इसमें, NPCI। अब थर्ड पार्टी है तो कुछ पैसे भी लेता होगा थोड़े बहुत, चाहे वो आपसे ना लेता हो, बैंक से लेता हो या किसी से। फिर 2 ट्रांजेक्शन फ्री देता है, तीसरी में आपके 10-20 रुपये कटने लगते हैं। तो वही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक हो, बीच में थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। और चीपर अल्टरनेटिव है, क्योंकि आपने बताया थर्ड पार्टी पैसे लेती है इसमें, तो आपने भी इसको भेजी, डायरेक्ट इसके पास चली गई, इसने आपको भी डायरेक्ट आपके पास आ गई, कोई मिडिल मैन का झंझट ही नहीं है। तो चीपर ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई NPCI नहीं है। अभी भी तो पैसे कटते हैं ना, आप 20 रुपये ATM के बाद में कटने लगते हैं। फिर पेमेंट आर सेफ़ एंड सिक्योर, क्योंकि वो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में वर्क करते हैं, तो पेमेंट सेफ़ है। उसमें मे भी आपका पेमेंट फंस जाता है कि 48 आवर्स बाद दिखाई देगा, फिर वो बोलते हैं 50 डेज़ तक आप रुके रहो, हम चेक कर रहे हैं, तो उस चीज़ आपको नहीं मिलती है। और एक मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी सिस्टम, ठीक है, सो वॉलेट होता है, अकाउंट एड्रेस होता है, आपने भेजा, मेरे पास आया, बात ख़त्म, बीच में कोई झंझट ही नहीं। फंड ट्रांसफ़र कंप्लीटली मिनिमाइज प्रोसेस फ़ी, कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं होती, मिनिमम, अगर होगी तो बहुत मिनिमम होगी, वरना वो फ़ी क्या, वो इंटरनेट की कॉस्ट लगेगी इधर से इधर भेजने में, और कोई फ़ी नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस वजह से इंडिया भी डरता है क्रिप्टो करेंसी को लाने में, क्योंकि लोगों ने क्रिप्टो करेंसी होगी तो RBI तो खाली बैठेगा, क्या चल रहा है उसे खुद नहीं पता लगेगा, कैसे वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा, कैसे टेररिज्म फाइनेंसिंग करेगा, कैसे ये हवाला सिस्टम जो होता है आपका, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करेगा। तो ये सारी सिस्टम फेल हो सकते हैं। अब क्या होता है, हिडन इन नेचर, क्योंकि आपको दिख नहीं सकती है, मैंने बताया ना, इसको सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, डिसेंट्रलाइज है ये। इससे क्या होगा, ट्रांजेक्शन से ईजी हो जाएगा। इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन भी हो सकता है। आप क्या करो, आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 20 करोड़ रुपए का, अब आपको पैसे में रखना होगा ना, इनकम टैक्स वाले आएंगे, छापा मार के पैसा तो निकल जाएगा। आपने क्रिप्टो करेंसी रख रखी है डिजिटल फॉर्म में, एक कंप्यूटर में है, उसे लॉग आउट कर रखा है, यहाँ पे है, किसी को पता ही नहीं, तो एक डिजिटल फॉर्म में आपने रख रखी है, तो पता ही नहीं पैसा अपने पास है, पर तो टैक्स इवेजन बढ़ जाएगा, टैक्स की चोरी बढ़ जाएगी, और पॉसिबिलिटी है जो टेरर फाइनेंसिंग है वो भी स्टार्ट हो जाए। पेमेंट आर नॉट इरिवर्सिबल, मतलब जैसे आपने पेमेंट किसी को कर दिया, ठीक है, बीच में बैंक था, आपने बोला कि गलत चला गया सर, ऐसे ऐसे बात होगी, तो बैंक क्या करता है, उसका अकाउंट ब्लॉक कर देता है अगली इंक्वायरी तक पैसा वापस ना आए। पर इसमें नहीं होता, एक बार गया तो आप उसे वापस नहीं ला सकते। क्रिप्टो करेंसी आर नॉट एक्सेप्ट एवरीवेयर, देखो ये भी कंडीशन है कि हर जगह नहीं आप इसको एक्सेप्ट, जैसे आप गाँव में जाओगे, पेटीएम गाँव में नहीं चलता, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का जब उसका एक्सेप्ट हर जगह नहीं है। देयर इज़ ए कंसर्न ऑफ क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन आर नॉट रूटेड द मटेरियल गुड, कोई इनकी, अब ये तो क्रिप्टो करेंसी है,
कोई मटेरियल थोड़ी है, सोना थोड़ी है कि सोने की फॉर्म में है कि ये तो मेरे पास है ही एटलीस्ट, ये तो एक वो है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको डिजिटल फ्रॉड बढ़ सकते हैं। सम रिसर्च इज हाउएवर आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग बिटकॉइंस रिक्वायर द इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द एनर्जी। मैंने बताया ना, जितनी माइनिंग करने में एनर्जी लगती है उसके हिसाब से इनको डिफाइन किया जाता है कि ये क्रिप्टो करेंसी है। डिमोनेटाइजेशन कमीशन तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ उसके अंदर। अब तीसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको ओपन इसने अभी क्या किया, रोहतंग पास इसको बंद था, मतलब बहुत सारे वीक तक बंद था। क्यों बंद था? कोविड की वजह से इसको दोबारा स्टार्ट किया है। जो रोहतांग पास है वो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, एक बार ये मान लो कि आपका तिब्बत से जोड़ता है। अब ये क्या पासेज है, ठीक है ना, पीर पंजाल रेंज और हिमालय की जो पीर पंजाल रेंज है उसके अंदर रोहतांग पास पड़ता है। रोहतांग पास उसी के अंदर है जो हिमालय के अंदर आता है। ये पास जो है कनेक्ट करता है लेह से मनाली को। मनाली जगह है हिमाचल प्रदेश में, लेह है, लेह लद्दाख, वो लद्दाख के अंदर इनको कनेक्ट करता है ये वाला रोहतांग पास। ये ओनली रोड है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो रहती है आपकी लाहौल वैली में, हिमाचल प्रदेश में और रेस्ट ऑफ द कंट्री, उनको कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो आर्मी को चीज़ें बताई क्योंकि वो एक सेंसिटिव एरिया भी है। आपने देखा लद्दाख वाला, इसमें दीपसेंग प्लेन है, फिर आपका पेंगोंग है, चुसूल है, उसमें स्पैंगमिक विलेज है, उसमें गलवान वैली है, और उसके बाद आपका और भी चीज़ें हैं, रेंगो है, डेमचौक है, मैंने बता ही रखे हैं ऑलरेडी आपको। तो एक तो सेंसिटिव एरिया है, तो रोड की कनेक्टिविटी बनी रहे, ब्रेक ना हो, तो इसलिए BRO, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। ये सारे काम रोड डेवलप करने के, पासेस को ओपन देखने के, ये काम देखती है। तब पासेस रिमेज स्नो बाउंडेड रहता है 6 मंथ तक। आप जाना घूमने, बहुत प्यारी जगह। आपने मूवी में देखा होगा, बस निकल रही है बीच में से, बहुत लंबे लंबे पहाड़, वो स्नो की दीवारें खड़ी हैं, तो वो रोहतांग पास की है। तो वहाँ से बंद रहता है 6 महीने क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। फिर से ओपन बीच बीच में आर्मी के ट्रूप्स करते रहते हैं। एयर ट्रैफिक फॉर द एक्सटर्नल लॉजिस्टिक, एयर ट्रैफिक का यूज़ होता है पर वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो इसको देखते हुए ये सारी प्रॉब्लम है, 6 महीने बंद रहना, 6 महीने खुले रहना, कनेक्टिविटी कट हो जाती है। इसको देखते हुए अटल टनल बनाया गया, अटल टनल अंडर रोहतांग पास। ये 8.8 किलोमीटर का लॉन्ग टनल है और ठीक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल है, ठीक है ना। अबव एल्टीट्यूड 3000, मतलब वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कैसे है कि इतने एल्टीट्यूड पे बनाया गया है ये। 3000 मीटर एल्टीट्यूड, इतनी ऊंचाई पे, समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है, तो उतनी ऊंचाई पे ये बनाया गया है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है 8.8 किलोमीटर का। इससे क्या होगा, जो आपकी कनेक्टिविटी बंद रहती थी ना, वो अब कंटिन्यू हो सकती है, कंटिन्यू पूरे साल वो चल सकती है। और एक फ़ायदा और हो गया, आप मनाली से लेह जाने, मतलब मनाली से लेह जाने के लिए जो 46 किलोमीटर का था, जो डिस्टेंस था, उसको आप सेव हो गया, मतलब थोड़ा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी, अब कोई बर्फ़ पड़े, कुछ भी पड़े, टनल के अंदर से आपको जाना, टनल के ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले विंटर में क्लोज रहता था 6 मंथ, तो अब ये खुला रहेगा 12 मासी, ऐसा याद रखो। तो कुछ पासिस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे बनिहाल पास, ये POK में पड़ता है। अभी बनिहाल कश्मीर वैली है, ये आउटर हिमालय प्लेन टू द साउथ कनेक्ट करता है। फिर बारालच्छा पास है, ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश से लेह को कनेक्ट करता है, लद्दाख को। तो बारालच्छा आपको याद रखना है। फिर आपका फोटूला पास है, ये लेह कारगिल, लेह विद कारगिल, जो कारगिल का एरिया है ना ऊपर वाला, उसको कनेक्ट करता है, लेह से कारगिल को कनेक्ट करता है, लद्दाख के अंदर है। फिर रोहतांग पास, ये तो मैंने आपको बता दिया, कुल्लू वैली को, आपका लाहौल को, स्पीति वैली को हिमाचल से और लेह से कनेक्ट करता है। फिर छिपकिला, ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ेगा। ये जो है छिपकिला कहाँ पे, आपको चाइना जाना है, तिब्बत रीजन में जाना है, तो उसको कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश से। फिर जिलेपला पास है, सिक्किम के अंदर पड़ता है, ये भी तिब्बत से कनेक्ट करता है, सिक्किम के अंदर पड़ता है। फिर नाथुला, ये भी सिक्किम के अंदर है, ये भी तिब्बत से कनेक्ट करता है। लिपू लेक पास, ये आपका कहाँ पड़ेगा, ये ऑटोनोमस रीजन है, मतलब तिब्बत के अंदर, चाइना नेपाल से कनेक्ट करता है, ट्रांजेक्शन पे है ये, कि उत्तराखंड, चाइना और नेपाल को तीनों को एक तरह से कनेक्ट करता है, लिपुला लेक। फिर आपका आता है आपका करंगडुंगला पास जो आता है, ये भी लद्दाख से सियाचिन ग्लेशियर को कनेक्ट करता है। फिर बोमडीला पास, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आपका कनेक्ट करता है। तो आपको याद रखना है कुछ पासेस। अब जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मतलब 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। किस चीज़ के लिए? स्पीडी डेवलपमेंट हो चुकी है नेटवर्क ऑफ द रोड का, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं उसमें जल्दी से रोड डेवलप हो चुकी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ये नहीं है इंडिया में वर्क नहीं करता, इंडिया के बाहर तो अफगानिस्तान ने बहुत रोड बनाई है, और भी जगह कंट्री में इसने बहुत रोड बनाई है, ठीक है ना। इट ड्राइव इनटू द लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वर्क। जैसे आप देखोगे आर्मी के अंदर एक सिविल विंग भी होती है, जो सिविल इंजीनियर की विंग है ना, वो भी होती है।
जो इसी काम में, उनको पोस्ट तो रहती है, लेफ्टिनेंट मेजर तक की पोस्ट रहती है, और वो इसी काम को करते हैं कि एयरफील्ड बनाना, बिल्डिंग कोई प्रोजेक्ट बनाना डिफेंस के लिए, तो डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, उस चीज़ के लिए वर्क करता है BRO। फिर आता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है ना, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, UN कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो हेल्प करता है कि क्रेडिबिलिटी बनी रहे, ठीक है ना, किस चीज़ की, मतलब कि जो चीज़ें हैं, मतलब कि ह्यूमन राइट की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। कोई डेफिसिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 47 मेंबर होते हैं इसके। एट एनी टाइम विद द इलेक्शन, इसको इलेक्शन किया जाता है अप टू एवरी ईयर, इसकी सीट फिल की जाती हैं। अब कहाँ पे इलेक्शन होता है, वो UNGC में होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इलेक्शन करवा के 49 मेंबर इसमें चुने जाते हैं, ठीक है। हर साल इलेक्शन किए जाते हैं। एलोकेशन, अब कुछ एलोकेशन है, जैसे एशिया से 2 मेंबर लेने हैं, अफ्रीका से 3 लेने हैं, फिर इधर से अमेरिका से 4 लेने हैं, तो वो आपको इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाया है, उसमें यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल वाला जगह है, UNHRC में आगे आएगा, क्योंकि स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कंप्लीट करूंगा तो उसमें पता लग जाए कितने कितने रीज़न है। इसमें ईच इलेक्टेड मेंबर सर्व एज 3 साल के लिए बनता है, इलेक्शन हर साल होता है, तो रिटायर होते रहते हैं हर साल कंटिन्यूसली, और हर साल बनते हैं। द कंट्री आर दिस अलाउ फ्रॉम ऑक्यूपाई सीट फ्रॉम मोर देन 2 कंजर्वेटिव टर्म। अगर आप 2 साल लगातार बन रहे हो, 2 साल 2 कंजर्वेटिव टर्म नहीं बन सकते, तो आपको छोड़नी पड़ेगी, फिर बाद में आपका नंबर आएगा, वो होगा। अब जो ये रिसोल्यूशन लाते हैं, कोई भी ये रिसोल्यूशन लेके आएंगे, जैसे इन्होंने बोला श्रीलंका में ये हो रहा है, म्यांमार में ये हो रहा है, अब चाइना में ये कर रहे हैं, तो मतलब जो बोलेंगे आप प्लीज़ आप ऐसा मत करो, पर वो नॉन बाइंडिंग होता है, माने या ना माने वो देश के ऊपर है, ठीक है ना। इशू विद द प्रोडक्ट रिव्यू किया जाता है उन्हें, ऑल द जो 193 UN के मेंबर हैं वो इशू को बात करते हैं चीज़ों पे, ये सारी चीज़ होती हैं। चैलेंजेस आर नीडेड टू रिफॉर्म, कुछ चैलेंजेस हैं, उनको नीडेड रिफॉर्म लाना चाहिए, जैसे ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स हैं, मेंबर स्टेट है सच है सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया इन द काउंसिल हैव नॉट बीन इन द लाइन विद द एम एंड मिशन। जो इसका मिशन है ना, जो सऊदी अरेबिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, जो ये बोलता है कि आपको ऐसे काम करना है, जिस एम से काम करना है, वो फॉलो नहीं करते हैं, तो ये भी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी, क्योंकि नॉन बाइंडिंग है ना, ये नॉन बाइंडिंग है। और जो चीज़ें रहती हैं, जो पार्टिसिपेशन होता है, सेवरल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इन द UNHRC, दे आर कंटिन्यू टू, मतलब कि मिस गिविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट, ये चीज़ देखी गई है। नॉन कंप्लेन ऑफ द सीरियस इशू, कोई सीरियस इशू है कोई कंप्लेन ही नहीं करता, फिर बाईपास कर देते हैं। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द पावरफुल नेशन सच एज US ने इसमें से विड्रॉल कर लिया है, पर अब जो बिडेन आया वो बात कर रहे हैं कि नहीं हम इसमें ज्वाइन करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें US ने विड्रॉल कर दिया था। तो ये सारी न्यूज़ थी जो मैंने आपको पढ़ा दी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, और मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी के क्या हार्म हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बताता हूँ क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, देखो इस पे आप कोई भी काम कर सकते हो। गवर्नमेंट अब बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहती है। इवन जो अपना बैंकिंग सिस्टम वो भी इस पे लाना चाहती है। ये एक टेक्नोलॉजी है, इसके बेस पे क्रिप्टो करेंसी काम करती है। इसमें कोई जो आपको गलती होती है, अगर कोई वायरस भी आए या फिर कोई चीज़ें हैं, इस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो एरर के चांसेस है बहुत कम होते हैं। जैसे ये पूरे इंडिया में 100 कंप्यूटर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के, किसी वर्क के लिए काम कर रही है, ये सब कंप्यूटर हैं जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, हर कंप्यूटर अपने साथ, हर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, किसी न किसी तरीके से वो कनेक्टेड है, हर कंप्यूटर कनेक्टेड है, हर कंप्यूटर आपस में। अगर एक चेंज आप इस कंप्यूटर में करोगे ना, एक चेंज आप इस कंप्यूटर का करोगे तो सारे कंप्यूटर में वो शो होगा क्या चेंज आपने उसमें किया। अगर आपका ये कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है हैकर के द्वारा किसी भी कंट्री के, यानी कि उत्तर प्रदेश के कंप्यूटर हैक कर लिए पर आप और तो नहीं कर पाए, तो सारे में डाटा तो रहेगा, तो हैक करने से फ़ायदा क्या। ये कंप्यूटर को हैक करके सिस्टम हैक कर लिया, ब्लॉक कर दिया, वायरस आ जाए या ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए तो सब में डाटा रहेगा, ठीक है ना। अगर आप इसमें से कोई डाटा डिलीट करोगे, सब कंप्यूटर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सब देख पाएंगे आपने ये डाटा डिलीट कर दिया है, या कुछ चीज़ ऐड करोगे सब कंप्यूटर देख पाएंगे इसने ये चीज़ ऐड कर दी है। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी इस चीज़ से, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, जब आपका हर डाटा रहेगा आपको बताना पड़ेगा कहाँ से आया, मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ। और इसमें से आपके मतलब कि जो रिस्क है हैकिंग का वो रिड्यूस हो जाएगा, जो हैकिंग का रिस्क है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आप कर सकते हैं। एक तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, और डिजिटलाइजेशन में बहुत हेल्प करेगी, हम हेल्प इन डिजिटलाइजेशन। ये कुछ चीज़ें हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, डेली बेसिस पे वहाँ पे हिंदू राइटिंग और हिंदू की हाईलाइट्स जो आर्टिकल्स हैं
और भी बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं जाके प्री और मेंस के लिए। थैंक यू सो मच।